हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज। वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। देखो, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटरमिनर्स को। देखो, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, गारंटी देता हूँ, इस वीडियो से बाहर तुम्हारे डिटरमिनर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जो तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। तुम सीबीएसई बोर्ड छोड़ो, तुम्हारे आईआईटी के एग्जाम में भी इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। वो अलग बात है, आईआईटी के एग्जाम में इंग्लिश आता नहीं। खैर, मुद्दे की बात ये है कि इस छोटे से वीडियो में 20 मिनट की वीडियो होगी अराउंड, उसमें मैं तुम्हें डिटरमिनर्स के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा। ये बता दूंगा कि कौन सा चीज कहां लगता है और तुम कैसे पहचान सकते हो। ऐसा समझा दूंगा कि तुम जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी लेके बैठो ताकि तुम शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है तो ये वीडियो में जो भी मैं नोट्स देने वाला हूँ वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। और हाँ, तुम लोग का 10 सेकंड लूंगा। मेरा एक सेकंड चैनल है जिसमें मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। अगर तुम लोग फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। एग्जाम के बाद तुम्हें उसमें बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और हाँ, उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और तो और अगर तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी चलो इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनर्स। अरे वाह बेटे, आज तो बहुत मजा आएगा। वैसे ये बताओ कि डिटरमिनर्स होता क्या है? कोई बात नहीं दादाजी, मैं बताता हूँ। जो डिटरमिनर्स होते हैं ना, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। नहीं, वो एडजेक्टिव नहीं होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि एक लाइन लेते हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। तो यहाँ पे जो हाउ मेनी वर्ड है ना, ये बता रहा है कि कितने सारे पेन्स हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सी वांट्स अ कार। यहाँ पे कार से पहले हमने ए का यूज किया गया है। ये बता रहा है कि उस लड़की को एक कार चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो ए है ना, वो नाउन यानी कि कार के बारे में बता रहा है, कितना कार चाहिए, अ कार चाहिए। तो ऐसे ही बहुत तरह के डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। और उन सभी तरह के डिटरमिनर्स को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। अच्छा बेटे, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस लाइन में डिटरमिनर्स क्या है? आई लाइक दैट ब्यूटीफुल गर्ल। अरे दादाजी, थोड़ी शर्म कर लीजिए। ऑलरेडी एक पैर तो आपकी कब्र के अंदर है, आपके परपोते क्या सोचेंगे। खैर, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस लाइन में जो डैट है ना, वो तुम्हारा डिटरमिनर्स है। क्योंकि डैट उस ब्यूटीफुल लड़की के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि डैट ये बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल लड़की कौन है। डैट स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहा है कि वही लड़की, डैट गर्ल। इसलिए यहाँ पे जो डैट है ना, उसे हम डिटरमिनर्स कंसीडर करेंगे। खैर, तुम लोग डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें हर एक टाइप ऑफ डिटरमिनर्स को अच्छे से समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है। देखो, मैं कुछ दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बस व्यूज लेने के लिए ऊपर से पढ़ा के नहीं जाने वाला हूँ। डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में भी याद रहे और फ्यूचर में भी काम दे। और हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बोर्ड्स में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो डरो मत। तो देखो, डिटरमिनर्स का सबसे पहला और बेसिक टाइप होता है आर्टिकल्स। अरे रुको रुको बेटा, मुझे आर्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैं समझाऊंगा बच्चों को आर्टिकल के बारे में। देखो बच्चों, आर्टिकल के अंदर आता है ए, एन और द। अब सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। वैसे तो ये बच्चों वाली चीज है। वॉवेल का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू। और इन पांचों लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं ना तुम्हारे इंग्लिश अल्फाबेट में, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखो, जो ए होता है ना, वो कॉन्सोनेंट से पहले लगता है। जैसे कि सी वांट्स अ कार। यहाँ पे जो कार है वो नाउन है और उसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। कार का पहला लेटर क्या है? सी है ना, तो सी तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा। सी वांट्स अ कार। उसी तरह से जो एन होता है ना, वो वॉवेल से पहले लगता है। जैसे कि सी वांट्स एन एप्पल। यहाँ पे जो नाउन है, जो एप्पल है, उसका जो पहला लेटर है वो वॉवेल है। वॉवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पे एप्पल का जो पहला लेटर है वो ए है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। सी वांट्स एन एप्पल। उसी तरह से हम द का यूज तब करते हैं जब किसी स्पेसिफिक चीज या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात किया जा रहा हो। जैसे कि द सन इज राइजिंग। सन तो एक ही है ना, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रहा है। तो बच्चों बताओ, तुम्हें दादाजी का पढ़ाई अच्छे से समझ में आया? ए लगता है कॉन्सोनेंट से पहले, एन लगता है वॉवेल से पहले, और द लगता है जब हम कोई भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। बताओ बेटा, मेरी अंग्रेजी कैसी है? मैंने सही से बताया कि नहीं बताया? अब तो मैं अंग्रेजी। देखो दादाजी, आपको अंग्रेजी तो आती है लेकिन थोड़ा कम आती, क्योंकि आपने द का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया, लेकिन ए और एन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपने गलत बताया। तो मुझसे थोड़ी और अंग्रेजी सीख ली, क्योंकि जितना अभी आपको आता है ना, उसमें कोई अंग्रेजन तो आपसे नहीं पटेगी। अब मैं तुम सबको समझाता हूँ। तो देखो, जो ए होता है ना, वो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगता है, ना कि कॉन्सोनेंट के आगे लगता है। लेकिन भैया, अंतर क्या हुआ? देखो, मैं समझाता हूँ। अब तुम लोग मुझे बताओ कि यूरोपियन के आगे तुम ए लगाओगे या एन लगाओगे? जो दादाजी ने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग तो तुम एन लगाओगे, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है तुम्हारे स्टार्टिंग में। यानी कि यूरोपियन वर्ड के स्टार्टिंग का जो लेटर है ना, उसमें तुम्हें एक वॉवेल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं लगेगा बल्कि ए लगेगा, अ यूरोपियन। क्योंकि भले ही यूरोपियन वर्ड के स्टार्टिंग के लेटर में ई हो, लेकिन जब तुम यूरोपियन को प्रोनाउंस करते हो ना, तो तुम यूरोपियन बोलते हो, यूरोपियन नहीं बोलते हो। और यूरोपियन में वाई यू साउंड आता है, और वाई जो होता है ना, वो कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे अ यूरोपियन लगेगा। उसी तरह से यूनियन के आगे भी एन नहीं लगेगा, भले ही यूनियन वर्ड का जो स्टार्टिंग का लेटर है ना, वो एक वॉवेल है,
बट जब तुम यूनियन को प्रोनाउंस करते हो तो तुम यूनियन बोलते हो, यूनियन नहीं बोलते हो। यानी कि यहाँ पर भी तुम यूनियन बोल रहे हो, वाई यू बोल, यानी कि यहाँ पे भी जो तुम्हारा साउंड है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे भी अ यूनियन लगेगा। उसी तरह से हम एन को वोवेल साउंड के आगे लगाते हैं, ना कि वोवेल के आगे लगाते हैं। जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करो। सी इज डैश ऑनेस्ट वर्कर, यहाँ पे डैश में ए लगेगा या फिर एन लगेगा। आई नो तुम में से मैक्सिमम लोग बोलोगे कि ऑनेस्ट जो वर्ड है उसके स्टार्टिंग में एच लगा हुआ है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, यानी कि यहाँ पे ए लगेगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लगेगा। ध्यान से सुनो, सी इज डैश ऑनेस्ट वर्कर, यहाँ पे ऑनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा है, यानी कि वोवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लगेगा सी इज एन ऑनेस्ट वर्क, ना कि सी इज अ ऑनेस्ट वर्कर। आई होप सो तुम्हें ये बेसिक सा चीज समझ में आ गया होगा कि जो ए होता है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है, और जो एन होता है ना वो वोवेल साउंड से पहले लगता है। और द के बारे में ऑलरेडी दादाजी ने सही बताया था कि जो द होता है ना वो किसी स्पेसिफिक या फिर नोन चीज या पर्सन के आगे लगता है, जैसे कि द मून, द एफिल टावर, द प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह। अब चलो आर्टिकल के अंदर कुछ और कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं जो तुम लोग अपने एग्जाम में करते हो। कुछ एक दो बेसिक रूल्स है, नहीं याद रखना, जैसे कि ए और एन जो होता है ना वो किसी भी प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगता है। जैसे कि तुम लोग मुझे बताओ कि आई हैव एन एप्पल्स, क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये लाइन सही हुआ? या फिर आई हैव अ एप्पल्स, क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये लाइन सही हुआ? नहीं, ये दोनों ही लाइन गलत है, क्योंकि जो एप्पल्स है ना वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले कभी भी ए या फिर एन नहीं लगता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई हैव सम एप्पल्स। उसी तरह से आई हैव अ वाटर, क्या ये सही स्टेटमेंट, क्या ये सही लाइन होगा? नहीं, ये सही लाइन नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है। तुम वाटर को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए सी ड्रिंक्स अ वाटर गलत स्टेटमेंट है। या फिर अगर ग्लास की बात होती तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि सी ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि ग्लास जो है वो काउंटेबल नाउन है, तुम ग्लास को गिन सकते हो ना, लेकिन वाटर को तो गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे तुम अ ग्लास ऑफ वाटर यूज कर सकते हो, लेकिन अ वाटर यूज नहीं कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया हो। और एक बहुत ही छोटा सा चीज है, इसे भी याद कर लो कि जो ए और एन होता है ना वो एक ही लाइन में दो बार सेम नाउन के लिए यूज नहीं हो सकता है। ऐसे कि विवेकानंद वाज बोथ अ सेंट एंड अ हीरो, यहाँ पे हम दो बार ए का यूज किए हैं, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट के अंदर, एक लाइन के अंदर दो बार ए और एन यूज नहीं हो सकता है सेम पर्टिकुलर नाउन के लिए। हाँ, अगर दो अलग अलग चीजों या फिर अलग अलग पर्सन के बारे में बात हो रहा है तब तुम एक लाइन में ए और एन को यूज कर सकते हो, लेकिन जब सेम पर्सन के बारे में बात हो रहा है या कोई सेम ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है तब तुम ए और एन सेम लाइन में दो बार यूज नहीं कर सकते। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था तुम्हारा आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स खत्म होता है, अब हम सेकंड टाइप ऑफ डिटरमिनर्स को देखते हैं। अब देखो, हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ डिटरमिनर्स होता है ना वो होता है क्वांटिफायर्स। क्या यहाँ पे किसी को पता है कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? अरे बेटे, मुझे पता है क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज के क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, अ फ्यू, ये सारे जो वर्ड्स है ना ये क्वांटिटी बता रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा, ज्यादा सा वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, बेटा कुड यू गिव मी सम शिलाजीत प्लीज? यहाँ पे जो सम है ना वो क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए वो क्वांटिफायर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना बेटे? सही बताया कि नहीं मैंने? अरे दद्दा, बस हो गया यार, अब यहाँ से चले जाओ वरना मैं पक्का दादी को बुला दूंगा, वरना पता नहीं पूरे वीडियो में क्या क्या बोलते रहेंगे। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। आजकल के बच्चों को तमीज ही नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। हाँ, लेकिन देखो दादाजी ने समझाया तो बिल्कुल सही। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि क्वांटिटी बताते हैं, है कि नहीं? बहुत ही सिंपल। देखो, हमें मेनली 6 तरह के क्वांटिफायर्स को जानना बहुत जरूरी है, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आते हैं, जैसे कि सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, अ फ्यू। अगर तुम ये समझ जाते हो कि ये 6 तरह के क्वांटिफायर्स कहाँ यूज होते हैं तो बस यहीं से आएगा, टेंशन मत लो। देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझो। देखो, हम सम को या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं या तो ऐसे स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं जहां पे हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कमांड दे रहे हो। चलो एक दो एग्जांपल भी ले लेते हैं। आई हैव सम मनी, ये एक पॉजिटिव लाइन, यानी कि मेरे पास पैसे है ना, पॉजिटिव लाइन, इसलिए यहाँ पे सम का यूज किया गया है। चलो ऑफर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी? यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ ऑफर कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने सम का यूज किया। बहुत ही सिंपल था। सम को हम पॉजिटिव लाइंस में यूज करते हैं या फिर ऐसे लाइंस में जहां पे हम कुछ ऑफर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कमांड दे रहे हो। बहुत ही सिंपल था, आई होप सो तुम्हें याद हो गया होगा। लिखते जाओ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि कॉपी लेके बैठना। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, मेरे टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ओके। अब हम एनी को कहाँ यूज करते हैं? हम एनी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते थे, एनी को हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स में करते हैं। चलो दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे
से नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सम के जगह पे एनी यूज किया। आई डोंट हैव सम मनी थोड़ी होता है, आई डोंट हैव एनी मनी होता है, ये एक नेगेटिव लाइन है, इसलिए यहाँ पे हमने एनी डिटरमिनर्स का यूज किया है। अब चलो क्वेश्चन वाले लाइन में देखते हैं कि हम एनी को कैसे यूज करते हैं। डू यू हैव एनी कॉफी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कॉफी है, तो इसलिए यहाँ पे एनी डिटरमिनर का यूज हुआ है। बहुत ही सिंपल है, एनी को हम कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस, या फिर ऑफर करने में या फिर कमांड देने में। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब हम देखते हैं कि मच और मेनी को कहाँ यूज करते हैं। ये तो और भी ज्यादा सिंपल है, मच को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं और मेनी को हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। चलो दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ मच वाटर डू यू नीड, अब बताओ वाटर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, उससे पहले हम मच का यूज करते हैं और मेनी वाटर यहाँ पे नहीं बोल सकते थे। उसी तरह से मेनी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेनी को हम कहाँ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने बुक्स है। जो बुक्स है ना वो काउंटेबल नाउन है, ऑब्वियस सी बात है, तुम बुक्स को काउंट तो कर सकते हो ना, और बुक हो 1000 बुक हो 10,000 बुक हो, तुम काउंट तो कर सकते हो। इसलिए जो बुक हो गया वो काउंटेबल नाउन हो गया और उससे पहले हमने मेनी को लगाया। और मेनी बुक्स डू यू हैव, ऊपर में हमने जो एग्जांपल लिया था वाटर का, वो अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए उससे पहले हमने मच को लगाया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया, मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले, मेनी काउंटेबल नाउन से पहले। अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्यू और अ फ्यू को हम कहाँ यूज करते हैं। देखो बेसिकली फ्यू को ना हम नेगेटिव लाइंस के साथ यूज करते हैं। तुम सबको पता होगा कि फ्यू और अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा होता है, यानी कि क्वांटिटी तो यहाँ पे कम है ही, लेकिन जो लाइन नेगेटिव को ज्यादा फोकस कर रहा है ना, वहां पे हम फ्यू को यूज करेंगे, और जो लाइन थोड़ा पॉजिटिव को फोकस कर रहा है वहां पे हम अ फ्यू यूज करेंगे। अरे टेंशन मत लो, एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, ये नेगेटिव लाइन हुआ, राइट, मेरे पास थोड़े बहुत दोस्त है, नेगेटिव बात है ना, ये बहुत सारे दोस्त तो है नहीं, खुशी की बात तो है नहीं, तो इसलिए तुम देख पा रहे हो कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो सेंटेंस है, ये थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने फ्यू का यूज किया। लेकिन वहीं पे अगर स्टेटमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, मेरे कुछ दोस्त तो है शहर पे, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने अ फ्यू का यूज किया है। अ फ्यू का मतलब कम तो है लेकिन एनफ है। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें समझाऊं ना, तो अ फ्यू का मतलब होता है कि कम तो है लेकिन एनफ है, और फ्यू का मतलब है कि बस कम है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तुम अगर सेंटेंस को अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फ्यू लगाना है या फिर अ फ्यू लगाना है। देखो यहाँ पे तो मैंने सेम एग्जांपल में फ्यू और अ फ्यू लगाया है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में जो स्टेटमेंट होगा, जो लाइन होगा ना, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये नेगेटिव बात कर रहा है या पॉजिटिव बात कर रहा है, वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो इस चीज को याद रख लेना, हालांकि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ। फ्यू को हम बहुत कम के लिए यूज करते हैं, फ्यू को हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत ज्यादा कम हो, और अ फ्यू को हम कब यूज करते हैं, जब कम तो हो लेकिन सफिशिएंट हो। ठीक है, आई होप सो तुम्हें ये बेसिक सा चीज अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से तुम्हारा डिटरमिनर्स का सेकंड टॉपिक क्वांटिफायर्स भी खत्म होता है। अब हम लोग समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होता है। देखो जैसे कि जो क्वांटिफायर्स वर्ड था, यानी कि वो क्वांटिटी को बताता था, उसी तरह से ये जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो ये बताते हैं कि किसी भी ग्रुप में कोई भी चीज कैसे डिवाइडेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं ना, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच बताता है कि हर एक को, एवरी यानी कि हर किसी को, इधर यानी कि या तो ये या तो वो, नाइदर यानी कि ना तो वो ना तो वो। कंफ्यूज मत हो, ऐसे हिंदी में बता रहा था। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग आइदर और नाइदर को कहाँ यूज करते हैं। आइदर को हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है और उन दोनों ऑप्शन में से हमें कोई एक को सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि आइदर यू कैन कम विद अस और स्टे एट होम, यानी कि या तो तुम हमारे साथ चल सकते हो या तो घर पे रह सकते हो। यहाँ पे आइदर में हम दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है। वहीं जो नाइदर होता है उससे भी हम तब यूज करते हैं जब हम लोग के पास दो ऑप्शन हो, लेकिन तब जब हमें उन दोनों ही ऑप्शंस को रिजेक्ट करना हो, जैसे कि नाइदर द टी नॉर द कॉफी इज अवेलेबल, यानी कि ना तो चाय अवेलेबल है ना तो कॉफी अवेलेबल है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो तुम्हें समझ में आ गया आइदर का यूज कब करते हैं, जब हमें दो ऑप्शन में से कोई एक को सिलेक्ट करना हो, और नाइदर का यूज तब करते हैं जब हम लोग को दो ऑप्शन में दोनों को रिजेक्ट करना हो, फिर दोनों ही ऑप्शन ना हो। अब जानते हैं कि हम लोग ईच और एवरी का यूज कहां करते हैं। तो देखो हम लोग ईच का यूज वहां करते हैं जहां पर एक ग्रुप हो और उस ग्रुप में हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि ईच पर्सन हैज डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि हर लोगों का ओपिनियन अलग अलग होता है। यहाँ पे हमने लोग बोला, यानी कि हमने पूरे दुनिया के लोगों को कंबाइन कर दिया, यहाँ पे पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो एक ग्रुप बन गए। लेकिन फिर हमने क्या बोला, ईच पर्सन हैज डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि ये जो पूरी दुनिया के लोग हैं ना, इसमें से हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, हर इंडिविजुअल के बारे में बात करा। तो ईच का यूज हम कहाँ करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में या किसी भी लोगों के बीच में हमें इंडिविजुअल को पॉइंट करना हो। वहीं एवरी का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें पूरे ग्रुप को पॉइंट आउट करना, जैसे कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जाम, यानी कि क्लास के सभी बच्चे पास कर गए। यहाँ पे हम पूरे क्लास को एक ग्रुप समझ रहे हैं, ठीक है, हम पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो चलो डिस्ट्रीब्यूटिव को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। हम लोग ईच का यूज कहाँ करते हैं, जब हमें ग्रुप में किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करना हो। एवरी का यूज हम तब करते हैं जब हमें पूरे ग्रुप के बारे में बात करना हो। आइदर का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शन हो और हमें कोई एक सिलेक्ट करना हो। और नाइदर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शन हो और हमें दोनों को रिजेक्ट करना हो, ठीक है, दोनों को मना करना हो। तो इस तरह से तुम्हारा डिटरमिनर्स का थर्ड टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव भी खत्म होता है। अब हम लोग डिटरमिनर्स के फोर्थ टॉपिक को देखते हैं, जो कि है डेमोस्ट्रेटिव। अब देखो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव, ये बताता है कि कोई भी चीज या कोई भी पर्सन जो है ना, वो तुम्हारे कितना पास है या कितना दूर है। और डेमोस्ट्रेटिव के अंदर मेनली चार एग्जांपल्स होते हैं, दिस, दैट,
दीज और दोज। चलो हम लोग समझते हैं कि इन चारों वर्ड्स का हम लोग कहां पर यूज करते हैं। उससे पहले बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसे याद रखना। दिस और दैट को हम लोग सिंगुलर नाउन से पहले यूज करते हैं, वहीं दीज और दोज को हम लोग प्लूरल नाउन से पहले यूज करते हैं। यानी कि जब बहुत सारी चीजों की बात हो रही होगी तब हम लोग दीज और दोज यूज करेंगे, और जब बस एक ही चीज के बारे में, एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही पर्सन के बारे में बात हो रहा होगा तब हम लोग दिस या फिर दैट यूज करेंगे। अरे डरो मत, एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले दिस का हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब कोई भी एक चीज या कोई भी एक पर्सन तुम्हारे बहुत ही पास हो। और यहाँ पे जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारे पास हो, तो बस डिस्टेंस से पास नहीं, बल्कि अगर टाइम और स्पेस की बात होती है तो उस रिलेटिव में भी अगर कोई इंसान तुम्हारे पास है या कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है ना, तो उसमें भी तुम दिस यूज करोगे। अरे डरो मत, आगे एग्जांपल भी दूंगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल, दिस इज माय प्लांट, यानी कि पास ही में तो है, यही तो मेरा प्लांट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक दिस टी शर्ट, मुझे ये टी शर्ट पसंद है। यानी कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये टी शर्ट बहुत ही पास में, ये वाला टी शर्ट पसंद है जो यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि ये पास में है। वही दैट कहाँ यूज करते हैं वो समझ। दैट हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज थोड़ा दूर हो, डिस्टेंस में नहीं बल्कि टाइम और स्पेस में भी। जैसे कि आई सॉ दैट मूवी लास्ट वीक, यहाँ पे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। आई सॉ दैट मूवी लास्ट वीक, दूर है लेकिन डिस्टेंस में नहीं, टाइम के बेसिस पे। लास्ट वीक बहुत पहले, लास्ट वीक मैंने देखा था, अभी 5 मिनट या आधा घंटा पहले नहीं, लास्ट वीक देखा था। सोचो कितना पहले की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे दैट का यूज किया गया है। जब भी कोई चीज दूर हो, चाहे वो डिस्टेंस के मामले में हो, चाहे वो टाइम के मामले में हो, चाहे वो स्पेस के मामले में हो, वहां पे हम दैट का यूज करते हैं। और जब भी कोई चीज पास हो, चाहे वो डिस्टेंस के मामले में हो, चाहे वो टाइम या स्पेस के मामले में हो, तो वहां पे हम दिस यूज करते हैं। चलो दैट का एक और एग्जांपल लेते हैं। दैट इज माय मॉम, मतलब वहां पे जो दूर में खड़ी हुई है ना, वो मेरी मॉम है। सिंपल हिंदी में बताऊं, दिस यानी कि यहाँ पे, दैट यानी कि वहां पे मतलब दूर, दिस यानी कि पास। बहुत सिंपल था। देखो ये तो था जब हम एक पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। जब हम लोग बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो वहां पे दीज और दोज लगेगा। दीज हम तब लगाएंगे जब बहुत सारे लोग या बहुत सारा सामान पास में हो। दीज आर माय क्लोथ्स, यानी कि ये सारे जो कपड़े हैं ना वो मेरे हैं। वहीं पे अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग दोज कहां लगाएंगे, जब बहुत सारे लोग या बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो दूर रखा हुआ है। जैसे कि दोज आर माय फ्रेंड्स, जो वहां पे लोग खड़े हैं ना वो सारे मेरे दोस्त हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दिस और दैट का हम तब यूज करते हैं जब कोई भी एक पर्सन या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा हो। वहीं पे दीज और दोज हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारी चीजें या फिर बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जा रहा हो। डेमोस्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स का पार्ट है वो बहुत इजी होता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम एग्जाम में ये गलती नहीं करोगे कि दिस दैट दीज दोज कहां लगाते हैं। अब जो तुम्हारा अगला टाइप ऑफ डिटरमिनर्स है ना वो है पॉजिटिव डिटरमिनर्स। अब देखो पॉजिटिव डिटरमिनर्स जो होता है ना वो किसी भी चीज का ओनरशिप बताने में हेल्प करता है। यानी कि ये बताता है कि कोई चीज किसको बिलोंग करता है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज माई फेवरेट बुक, यहाँ पे माई ये बता रहा है कि ये मेरा फेवरेट बुक है। यहाँ पे जो माई हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। उसी तरह से दिस इज योर पेन, यहाँ पे योर क्या बता रहा है, ये तुम्हारा पेन है। यहाँ पे जो योर हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। उसी तरह से दिस इज हिज कार पार्क्ड आउटसाइड, हिज यानी कि उसका, यहाँ पे जो हिज हो गया वो भी पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। हिज ये बता रहा है कि किसका कार है, उसका कार है। उसी तरह से आई लाइक हर ड्रेस, मुझे उसका ड्रेस पसंद है। यहाँ पे हर जो हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। उसी तरह से द डॉग वैक्स इट्स टेल हैप्पीली, यहाँ पे इट्स टेल ये बता रहा है कि उस कुत्ते का पूंछ। यहाँ पे जो इट्स हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। उसी तरह से आर दीज योर कीज, ये जो चाबी के गुच्छे ये तुम्हारे हैं। यहाँ पे जो योर्स हो गया ये तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। लेट अस गो टू आवर फेवरेट रेस्टोरेंट, चलो हम हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट पर जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो आर्स हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। कोई भी चीज जब ये बताता है ना कि कोई चीज किसको बिलोंग करता है या कोई चीज किससे रिलेटेड है, वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स होता है। हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट, उसका चाबी, उस कुत्ते का पूंछ, ये सब क्या बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है ना। पूंछ उस कुत्ते का है, उसका चाबी है, हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वगैरह वगैरह। उसी तरह से दोज आर देयर सीट इन द थिएटर, यहाँ पे दोज नहीं होगा डिटरमिनर, क्योंकि यहाँ पे सीट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि सीट किसकी है, किसकी है सीट, उनकी है, उनकी यानी कि देयर्स। तो यहाँ पे जो देयर्स हो गया ना वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव डिटरमिनर्स बहुत ही आसान होता है। अच्छा तुम्हें छोटा सा हिंट दूं, जो भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आता है ना वो सारे तुम्हारे पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गए। जैसे कि माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, योर, आर्स, देयर, ये सारा क्या हुआ, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ही हुआ ना। इसी तरह से तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स वाला टॉपिक भी खत्म होता है। बहुत आसानी से तुम लोग पहचान लोगे। जब भी ओनरशिप की बात आएगी तुम क्या लगाओगे तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई होप तुम्हें ये नहीं समझाना पड़ेगा कि माई का मतलब क्या होता है, योर का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब क्या होता है। बचपन में 1-2 क्लास में पढ़े हुए होगे। अब हम लोग हमारे डिटरमिनर्स के लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ लेते हैं। इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन यानी कि किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला व्हाट, क्या, विच, कौन सा, हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, कितने, व्हाट, विच, हाउ मच, हाउ मेनी। ये तुम्हारे 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स के। अब देखो व्हाट का हम कहां पे यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी जहां पे नहीं पता है वहां पे हम व्हाट यूज करेंगे। जैसे कि व्हाट बुक आर यू रीडिंग, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा बुक पढ़ रहा है, मुझे थोड़ी पता है, नहीं पता है। वहीं विच का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है कि यही 4-5 या यही 8-10 में से कोई एक होगा, तो हम लोग विच का यूज तब करते हैं जब हमें पता होता है कि इसमें से ही कोई एक होगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा होगा वो हमें नहीं पता होता है। व्हाट का यूज हम तब
तब करते हैं जब हमें कुछ भी ना पता हो, लेकिन विच का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि हाँ इसमें से ही कोई एक है, लेकिन कौन सा वाला है ये नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, विच पेन डू यू प्रीफर? मुझे पता है कि इतने टाइप ऑफ पेन होते हैं, राइटोमीटर होता है, ट्राइमेक्स होता है, वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है कि सामने वाला को कौन सा पेन पसंद है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ विच पेन डू यू प्रीफर। मुझे ऑप्शन तो पता है कि ये सारे ऑप्शन है, लेकिन एक्जैक्टली कौन सा पेन उसको पसंद है वो मुझे नहीं पता। वहीं पे व्हाट हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ भी नहीं पता हो, कुछ पता ही नहीं है। अब हम लोग हाउ मच कहां पे यूज करते हैं? बहुत ही सिंपल सा चीज है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे कि लिक्विड का बात हो रहा है, टाइम का बात हो रहा है, तो कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल है ना उससे पहले हाउ मच यूज करते हैं। जैसे कि हाउ मच वाटर डू यू नीड? तुम्हें कितना पानी चाहिए? पानी जो है, जो वाटर है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए उससे पहले हमने हाउ मच का यूज किया है। उसी तरह से हाउ मच मनी डू यू नीड, यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है जो कि अनकाउंटेबल है। मनी तो कितना भी हो सकता है ना, 100 करोड़, 10,000 करोड़, इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। अब लोग हाउ मेनी का यूज कहां पे करते हैं? काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग हाउ मेनी का यूज करते हैं जब हमें ये जानना हो कि कितना है। ओके, जैसे कि हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, यानी कि उस बास्केट में कितने एप्पल हैं। तो ये काउंटेबल है ना, एप्पल को तो हम काउंट कर सकते हैं कि उस बास्केट में मैक्सिमम कितना ही होगा, 5, 10, 50, 100, 1000 कितना ही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बास्केट के अंदर इन्फिनिटी एप्पल्स हो सकता है, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से हाउ मेनी पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, यानी कि पार्टी में कितने सारे लोग आने वाले हैं, ऑब्वियसली काउंटेबल है, लिमिटेड ही लोग आएंगे, जैसे कि 100, 200, 500, 1000, 10,000, लिमिटेड लोग ही आएंगे ना, ऐसा तो नहीं इन्फिनिटी आ जाएंगे। अब अंबानी की पार्टी और वहां पे एंट्री फ्री कर दिया जाए तो अलग बात है यार। यही होता है तुम्हारा इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स। हम लोग हाउ मच और हाउ मेनी का यूज तब करते हैं जब हमें कोई चीज काउंट करना हो, बताना हो कि कितना है। हाउ मच हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं और वहीं पे हाउ मेनी हम लोग काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। बहुत आसान था। उसी तरह से व्हाट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कुछ पता ही ना हो, और विच का यूज तब हम लोग करते हैं जब हम लोग के पास कुछ ऑप्शंस हो बट हमें एक्जैक्टली नहीं पता हो कि उस ऑप्शंस में से कौन सा सही है या फिर उस ऑप्शंस में से किसकी बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स भी खत्म होता है। अगर तुम इतने कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे ना डिटरमिनर्स में, तो इससे बाहर से तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी ये सारे जो नोट्स है ना, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे। अब देखो तुम्हें स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, अगर तुम इन्हें सॉल्व कर लेते हो यानी कि तुम्हारा डिटरमिनर्स वाला टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है और अब तुम लोग अपने एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करने वाले हो। हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर तुम फिटनेस रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लेना अगर चाहते हो तो, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना वगैरह वगैरह। ओके, ठीक है, तुम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक